नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो थोड़ी हैरान करने वाली है। कर्नाटक की पहाड़ियों में एक गुफा, और उसमें एक रूसी माँ अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ रहती हुई मिली। जी, ये कोई पुरानी बात नहीं, बिल्कुल हाल की घटना है, जुलाई 2025 की। तो आज हम इसी केस को थोड़ा गहराई से समझेंगे, हमारे पास जो खबरें हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर। हाँ, हम बात कर रहे हैं नीना कुतीना की, जिन्हें मोही भी कहा जाता है। उम्र करीब 40 साल और उनकी 2 बेटियां, प्रिया 6 साल की और अमा 4 साल की। और ये मिली कहाँ, जगह कौन सी थी? ये गोकर्ण के पास कुमटा तालुका है, वहाँ रामतीर्थ पहाड़ियों में एक काफी दूर दराज की गुफा में मिली। 9 जुलाई 2025 को पुलिस की गश्ती टीम ने इन्हें देखा। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्यों एक गुफा में क्यों रह रही थी वो भी बच्चियों के साथ? देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक नीना या मोही कहें, वो आध्यात्मिक शांति की तलाश में थीं, हिंदू दर्शन से काफी प्रभावित थीं और उन्हें शहर का जो शोर शराबा है उससे दूर एकांत चाहिए था, ध्यान करने के लिए, पूजा के लिए। तो उन्होंने गुफा को ही अपना ठिकाना बना लिया? हाँ, ऐसा लगता है। गुफा के अंदर उन्होंने रुद्र की एक मूर्ति भी रखी हुई थी और जब वो मिली तो करीब 2 हफ्ते से वहीं रह रही थीं, पूजा पाठ, ध्यान में लगी। लेकिन वो जगह, क्या वो सुरक्षित थी, खासकर बच्चों के लिए? खबरें तो बता रही हैं कि इलाका खतरनाक है। बिल्कुल सुरक्षित नहीं, घना जंगल है, चढ़ाई बहुत खड़ी है, फिर भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है और जंगली जानवर, तेंदुए, बाघ, सांप सब है उस इलाके में। तो फिर वो वहाँ गुजारा कैसे कर रही थी? खाने पीने का क्या, और इतने खतरों के बीच? ये बात थोड़ी अस्पष्ट है। जब पुलिस को वो मिली तो परिवार स्वस्थ था, लेकिन उनके पास खाने पीने का क्या इंतजाम था ये साफ नहीं है। ये अपने आप में एक सवाल है। चलिए अब थोड़ा उनकी कानूनी स्थिति पर आते हैं, क्योंकि वो भी इस मामले का एक अहम पहलू है। वो भारत कब आई थी? नीना 2017 में भारत आई थी, बिजनेस वीजा पर। बिजनेस वीजा पे। और वो वीजा अप्रैल 2017 में ही खत्म हो गया था। अप्रैल 2017 में? हाँ, वो कई साल, लगभग 8 साल से ज्यादा बिना वैध वीजा के भारत में रह रही थीं, ओवरस्टे कर रही थीं। 8 साल? ये तो काफी लंबा समय है। क्या इस बीच उन्होंने वीजा रिन्यू कराने की कोशिश नहीं की, या देश छोड़ा नहीं? एक बार वो देश से बाहर गई थीं। अप्रैल 2018 में उन्हें नेपाल जाने का एग्जिट परमिट मिला था, वो गई भी। अच्छा, तो फिर? लेकिन मुश्किल ये हुई कि सितंबर 2018 में वो बिना किसी नए वीजा के वापस भारत आ गईं और तब से यहीं थीं, अवैध रूप से। और बच्चियों का क्या? प्रिया और अमा, उनके पास कोई कागज? नहीं, उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं मिला है। इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद उनका जन्म भारत में ही हुआ हो। तो ये तो मामले को और उलझा देता है। नागरिकता का सवाल, फिर अगर निर्वासन होता है तो बच्चों का क्या होगा? जी बिल्कुल, बच्चों का हित इसमें सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह है। ये स्थिति काफी जटिल है। पुलिस को इनके बारे में पता कैसे चला, इतनी दूर गुफा में? ये किस्मत की बात थी। पुलिस की एक टीम भूस्खलन के बाद इलाके का सर्वे कर रही थी। तभी उन्हें गुफा के बाहर कुछ कपड़े सूखते हुए दिखे। बस उसी से शक हुआ और वो अंदर गए तो पूरा परिवार मिला। अच्छा, तो मिलने के बाद क्या हुआ? अधिकारियों ने क्या कदम उठाए? पहले तो उन्हें पास के एक आश्रम में ले जाया गया, फिर सुरक्षा कारणों से कारगार में एक महिला स्वागत केंद्र है, वहां शिफ्ट कर दिया गया। अभी वो वहीं प्रोटेक्टिव कस्टडी में है। और कानूनी कार्रवाई? हाँ, फॉरेनर्स एक्ट के तहत वीजा उल्लंघन का मामला तो बनता ही है। निर्वासन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। FRRO बेंगलोर, यानी फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, और रूसी दूतावास दोनों इसमें शामिल हैं। ये वाकई एक अजीब मामला है। एक तरफ आध्यात्मिक खोज की इच्छा, दूसरी तरफ देश के कानून, और फिर बच्चों की सुरक्षा का सवाल। हाँ, और ये कोई पहला मामला नहीं है। आपको याद होगा 2024 की शुरुआत में भी हम्पी के पास एक और रूसी परिवार मिला था, एलेना और उनकी बेटियां। हाँ, बिल्कुल, वो मामला भी काफी चर्चा में रहा था। उसमें क्या समानताएं और क्या अंतर देखते हैं आप? देखिए, अंतर तो मकसद का है। एलेना का कहना था कि वो किसी तरह के उत्पीड़न से बचने के लिए एकांत में रह रही थीं, जबकि नीना का मामला आध्यात्मिक खोज का बताया जा रहा है। सही। लेकिन समानता ये है कि दोनों ही मामलों में वीजा का उल्लंघन था, दोनों में अधिकारियों को दखल देना पड़ा और दोनों में ही अंततः निर्वासन या प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई। ये दिखाता है कि कैसे कभी कभी व्यक्तिगत पसंद या मजबूरी कानूनी व्यवस्था से टकरा जाती है।
तो कुल मिलाकर ये घटना हमें कई चीज़ों पर सोचने को मजबूर करती है। व्यक्तिगत आज़ादी, आध्यात्मिक रास्ते, अप्रवासन के नियम और सबसे बढ़कर बच्चों की भलाई। बिल्कुल। और एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि समाज की क्या जिम्मेदारी है ऐसे लोगों के प्रति जो शायद मुख्य धारा से अलग हटकर जीना चाहते हैं, वो भी उसकी सीमाओं के अंदर, खासकर जब बच्चे भी शामिल हों। सही कहा, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।